इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में। सबसे पहला जो टॉपिक हमारा रहने वाला है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अभी तक हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा है उसको एक बार जरा रिकॉल कर लेते हैं। हमने पढ़ा है दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अगर हमारे पास कोई एक करंट कैरिंग वायर होगा जिसमें कि कुछ करंट अगर ट्रैवल कर रहा होगा तो इसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होता है। क्योंकि अगर हमारे पास कुछ करंट कैरिंग वायर ऐसा है जिसमें करंट ऐसा जाएगा तो हम लोग मैग्नेटिज्म में ये पढ़ चुके हैं कि इसकी वजह से कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी जो हम लोग राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। थंब को हम करंट के डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे और फिंगर्स को जब कर्ल करेंगे तो इससे हमें मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के इस करंट कैरिंग वायर की वजह से कुछ इस तरह की सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है। फिर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा कि अगर हमारे पास टाइम में वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हमारे पास एक ऐसा स्पेस है, एक सिलेंड्रिकल स्पेस मान लेते हैं जिसमें कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी हो रहा है, तो उस केस में हमारे पास कुछ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है कुछ लेट अस से क्रॉस अंदर की तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे टाइम के साथ साथ तो इसकी वजह से कुछ इस तरह से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने वाला है। ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर है। जैसा हम देख सकते हैं ये क्लोज लूप बना रहा है यहाँ पे। इसका मतलब है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड को टाइम के साथ वेरी करते हैं तो इससे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। ये हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। तो क्वेश्चन ये है कि क्या इसका उल्टा भी होता है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को टाइम के साथ वेरी करने पर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। इस तरह से भी हो सकता है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को टाइम के साथ वेरी करें तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट हो सकता है। वही हम लोग बात करने वाले हैं इन दिस टॉपिक डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इसके लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जो हमने कैपेसिटर के टाइम पे पढ़ा था। सपोज हमारे पास दो कैपेसिटर प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और यहाँ से कुछ करंट आ रहा है, मतलब इसको हमने किसी बैटरी वगैरह से कनेक्ट किया होगा जिसके कारण ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। तो यहाँ से कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा इधर से और साथ में इधर से भी कुछ करंट आ रहा होगा। बीच में ऑब्वियसली पूरा स्पेस है, यहाँ पे कोई वायर नहीं है, यहाँ पे ऐसा कोई करंट नहीं है। बट अगर मान लीजिए मैं इस वाले वायर की वजह से यहाँ P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? अगर मुझे P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो मैं यहाँ पर इस तरह का एक सर्कुलर लूप बना सकता हूँ। और सर्कुलर लूप जब मैं बना दूंगा इस टाइप का, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इस सर्कुलर लूप में हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड जो रहने वाला है वो कांस्टेंट रहेगा मैग्नीट्यूड में। इसका मतलब है कि यहाँ पे मैं अपना अगर एम्पियर्स लॉ लगाऊंगा तो मेरा इक्वेशन बनेगा इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। और आई एनक्लोज्ड हमारा क्या हो जाएगा? ये IC, क्योंकि अगर हमारे पास ये लूप है इस टाइप का तो इसके थ्रू जो करंट पास कर रहा है वो हमारा IC वाला करंट है। दैट मीन्स इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। तो इसमें कुछ खास बात नहीं है, ये तो हम लोग पहले भी मैग्नेटिज्म में पढ़ चुके हैं कि लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना रहता है, वो हम लोग पहले भी पढ़ चुके होते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आता है जब हम इस बीच वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं तब, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर इस टाइप का कोई लूप बनाया तो इस लूप में आप देख सकते हैं यहाँ कोई करंट इनक्लोज नहीं आ रहा है, क्योंकि इस जगह पे तो एयर है, यहाँ पे तो ऐसा कोई करंट रहने वाला है नहीं। बट ये देखा गया है कि अगर हम यहाँ पर कोई मैग्नेटिक नीडल रखते हैं तो उस पर कुछ फोर्स वो एक्सपीरियंस करता है। जब ये कैपेसिटर हमारा चार्ज हो रहा होगा, जब चार्जिंग का प्रोसेस हो रहा होगा, उस टाइम पर ये देखा गया है कि यहाँ पर भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन होता है। तो दिक्कत कहाँ पे आ रही है? दिक्कत इस रीजन में आ रही है, इस वाले रीजन में। बाहर कोई दिक्कत नहीं है, बाहर जब हमने लूप बनाया तो वहाँ कोई इशू नहीं था क्योंकि यहाँ पर हमारे पास करंट एनक्लोज प्रेजेंट था। बट इस रीजन में हमारे पास कोई भी करंट एनक्लोज नहीं है, बट डिस्पाइट दैट यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। मतलब ये कि हमारा जो एम्पियर्स लॉ है, पुराना वाला एम्पियर्स लॉ हमारा ढंग से काम यहाँ पे नहीं कर पा रहा है। तो हमें उस एम्पियर्स लॉ में कुछ मॉडिफिकेशंस यहाँ पे करने पड़ेंगे। बेसिकली हो क्या रहा है, जब ये कैपेसिटर हमारा चार्ज हो रहा होगा, जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा, उस प्रोसेस में यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा स्पेस में वो टाइम के साथ वेरी हो रहा होगा। क्योंकि अगर चार्ज जो है कैपेसिटर पे वो टाइम के साथ वेरी करेगा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी टाइम के साथ वेरी करेगा। मतलब ये कि हमारा एम्पियर्स लॉ जो है वो तब काम नहीं कर पा रहा है जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करता है। जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करेगा तो वहां पर हमें अपने एम्पियर्स लॉ को, पुराने एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाई जो है वो करना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं कि आखिर इसको हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं।
ये तो हमने देख लिया कि यहाँ पर जो हम लोग लूप लगा रहे हैं तब हमारा आंसर सही आ रहा है, दिक्कत इस रीजन में आ रहा है। तब हम समझते हैं कि आखिर डिस्प्लेसमेंट करंट का क्या रोल यहाँ पे रहने वाला है। तो इसके लिए हम लोग ये बोल सकते हैं, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाली चीज़ को रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि उसी से हम डिस्प्लेसमेंट करंट पे आएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर हम किसी कंडक्टर के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो नियर अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, दैट मींस दिस विल बी Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कैपेसिटर पे किसी इंस्टेंट पे चार्ज Q है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा दोनों कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, दैट विल बी Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मान लीजिए हम लोग इस चार्ज को चेंज कर रहे हैं, अगर हमारा कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, चार्जिंग उसकी हो रही है, चार्ज उसका चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा टाइम के साथ साथ वेरी करने वाला है। तो वहां पर हम एक एक्स्ट्रा करंट डिफाइन करने वाले हैं इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि हमारा एम्पियर्स लॉ पुराना वाला उसको हम करेक्ट कर पाए। तो ये कुछ इस तरह से डिफाइंड है कि अगर मैं करंट की बात करूं, करंट होता है हमारा dq बाई dt। यहां पर मैं q को लिख लेता हूं a एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। यहां पर मैंने q को लिख लिया a एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। ए और एप्सिलॉन नॉट हमारे कांस्टेंट है, बट ऑब्वियसली हमारा ई कांस्टेंट नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसमें से एप्सिलॉन नॉट को अगर हम बाहर ले लेते हैं तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, अगर इसमें से एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया तो अंदर बचता है ई इंटू ए, और ई इंटू ए क्या होता है, ई इंटू ए होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दैट मीन्स मैं लिख सकता हूँ आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, और इसको मैं डी फाई ई लिख रहा हूँ क्योंकि अब हमने दोनों तरह के फ्लक्स पढ़ लिए हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स भी हमने पढ़ लिया है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हमने पढ़ लिया है। तो इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं फाई ई से, ताकि हम लोग डिस्टिंग्विश कर पाए कि हाँ ये जो फ्लक्स है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फ्लक्स है। तो ये जो हमारा करंट है दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट करंट। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन वाला जो करंट है, पुराना वाला जो करंट है वो सेम ही है, क्योंकि आई होता है डी क्यू बाई डी टी। अगर हम कंडक्शन करंट की बात करें तो भी वही रहता है। मतलब एक तरह से हमने क्या किया है, जब वायर यहां प्रेजेंट होगा तो हम जिस करंट की बात करेंगे दैट विल बी कंडक्शन करंट। और ये जो हमारा स्पेस है जहां पे कायदे से कोई करंट नहीं होना चाहिए था, यहां पर हमने एक टर्म डिफाइन किया डिस्प्लेसमेंट करंट। वो तब पिक्चर में आएगा जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को टाइम के साथ वेरी कराएंगे, मतलब जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के साथ वेरी करने वाला होगा, तब जाकर के ये हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट पिक्चर में आने वाला है। मतलब यहां जहां वायर प्रेजेंट है यहां पर हमारा आईसी है कंडक्शन करंट, यहां पे कोई वायर नहीं है, यहां पर हमारा करंट जो होगा दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट करंट। और फिर से जब हमारा वायर आ जाएगा तो फिर से हमारे पास आ जाएगा कंडक्शन करंट। मतलब इस रीजन में कंडक्शन करंट, इस रीजन में डिस्प्लेसमेंट करंट, और फिर से यहां पर कंडक्शन करंट। मतलब ये कि अब हमें अपने पुराने एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाई करना पड़ेगा। वी हैव टू इंक्लूड बोथ कंडक्शन करंट एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट करंट। दोनों चीजें हमें यहाँ पे इंक्लूड करनी पड़ेगी, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करता है तो उसकी वजह से भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, तो हमें उस चीज को भी अकाउंट में यहाँ पर लेना चाहिए। तो दैट मीन्स वी कैन से हमारे पास दो तरह करंट हो चुके हैं। कंडक्शन करंट जो अभी तक हम पढ़ते आ ही रहे थे, दैट वाज कंडक्शन करंट, और दूसरा है हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट जिसको हम आई डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हमने देखा कि आई डी और आई सी का जो वैल्यू है वो सेम ही आया था। तो ये भी हमें याद रखना है कि आई सी और आई डी दोनों जो है वो सेम है। तो इसका मतलब है कि अब हम अपने एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाई कर सकते हैं। वी कैन से दैट इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई एनक्लोज्ड, एंड दैट आई एनक्लोज्ड विल इंक्लूड बोथ कंडक्शन करंट एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये बातें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी कि कंडक्शन करंट के साथ में हमें डिस्प्लेसमेंट करंट भी इंक्लूड करना होगा। आईसी दोनों सेम रहेंगे, बट जैसा कि हमने देखा जहां वायर प्रेजेंट था वहां कंडक्शन करंट प्रेजेंट था, और जहां वायर प्रेजेंट नहीं था, जहां पे कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में एयर वाला रीजन था, वहां पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो प्रेजेंट था। तो इस तरह से हम ये बता सकते हैं कि बीच वाले रीजन में भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को टाइम के साथ वेरी कराएंगे तो वहां पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट करंट वहां पे आने वाला है। तो दैट मीन्स वी कैन से ये है हमारा एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। पुराने वाले एम्पियर्स लॉ को हमने थोड़ा मॉडिफाई कर लिया, इसको हमने बना दिया है एम्पियर मैक्सवेल लॉ। तो अब हम बात करते हैं जो भी हमने पढ़ा इसके एप्लीकेशन के बारे में। तो सबसे पहला एग्जांपल हमारा है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ 1 एम्पियर इन द स्पेस बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स ऑफ दिस कैपेसिटर कैन बी एस्टैब्लिश्ड बाय चेंजिंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ। ओके, तो यहाँ पे पूछा गया कि पोटेंशियल डिफरेंस को किस रेट से चेंज किया जाए जिससे कि हम 1 एम्पियर का डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो ऑब्टेन कर पाए। तो जैसा कि हम जानते हैं करंट इज डी क्यू बाई डी टी। क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही तो मैं Q और पोटेंशियल डिफरेंस को रिलेट कर लेता हूँ यूजिंग द फॉर्मूला Q इक्वल टू CV जो हम लोग कैपेसिटर में पढ़ते हैं, Q इक्वल टू CV।
दैट मीन्स आई कैन से I विल बी इक्वल टू d/dt ऑफ C इंटू वी। इसमें से हम लोग C को बाहर ले लेते हैं, C हमारा कांस्टेंट है, तो दिस विल बी C इंटू dV/dt। जो हमारा करंट है वो 1 एम्पियर है, कैपेसिटेंस हमें दे रखा है 1 माइक्रोफैरड 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाय dV/dt। तो इससे हमारे पास dV/dt का वैल्यू आता है इक्वल टू 10⁻⁶। दैट मीन्स वी कैन से ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। इस रेट से हमें पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर के हम 1 एम्पियर का करंट जो है वो ऑब्टेन कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिगर शोज अ कैपेसिटर मेड ऑफ 2 सर्कुलर प्लेट्स ईच ऑफ दिस रेडियस एंड दे आर सेपरेटेड बाय 5 मिलीमीटर्स। द कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज्ड बाय एन एक्सटर्नल सोर्स। द चार्जिंग करंट इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू 0.15 एम्पियर। मतलब कि हमें यहाँ पर IC दे रखा है 0.15 एम्पियर, और क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। जैसे कि हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट इक्वल होते हैं। इस जगह पर हमारे पास कंडक्शन करंट प्रेजेंट होगा, इस जगह पर भी हमारे पास कंडक्शन करंट प्रेजेंट होगा, और बीच वाले रीजन में हमारे पास जहां एयर है वहां पर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा, इसके वजह से वहां पर कुछ डिस्प्लेसमेंट करंट प्रेजेंट होगा। क्योंकि हमारा ये करंट कांस्टेंट है, इसका मतलब इस वाली प्लेट पे चार्ज कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है। अगर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करेगा तो हमारा चार्ज इंक्रीज करने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी कॉन्स्टेंटली चेंज करेगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंटली चेंज करेगा तो दैट मीन्स वहाँ पर कुछ फ्लक्स चेंज होगा, और जब फ्लक्स चेंज होगा तो वहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट करंट भी आने वाला है। दैट मीन्स वी कैन से कि ये जो हमारा ID होगा दैट विल बी इक्वल टू IC। तो यहाँ पे हमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सीधे IC का वैल्यू दे रखा था 0.15। दैट मीन्स वी कैन से डिस्प्लेसमेंट करंट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0.15 amperes.